हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल एक्सेल इन इंग्लिश पर। और आज हम सोल्व करेंगे बच्चों 10th क्लास का हाफ ईयरली सितंबर 2023 सब्जेक्ट इंग्लिश एग्ज़ाम। और ये पेपर है आपका 40 मार्क्स का और टाइम है आपका 90 मिनट्स, जिसमें आपके 5 नंबर का पहला क्वेश्चन है, जिसमें आपको पैसेज से क्वेश्चंस के ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं, कौन सा राइट ऑप्शन है। तो पैसेज कॉम्प्रीहेंशन का करने के लिए हमें उस पैसेज को सबसे पहले पढ़ना और समझना है, फिर हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट अ गुड हॉस्टल प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं है कि एक अच्छा हॉस्टल एजुकेशन में, शिक्षा में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। बाय सप्लाइंग द राइट कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सनैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल चाइल्ड। जो बच्चा हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है उसकी पूरी पर्सनैलिटी अच्छे से डेवलप हो, उसके लिए अच्छी कंडीशन सप्लाई करनी पड़ती हैं। एंड इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द एजुकेशन ऑफ द होल मैन। और उस आदमी के एजुकेशन में ये चीज़, जो उसको सुविधाएं दी गई हैं, जो उसकी कंडीशंस फुलफिल की गई हैं, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। A child is not born human। एक बच्चा पैदाइशी ह्यूमन नहीं होता। What he possesses in the hidden form certain potentials and is endowed with the। जो कुछ उसके पास है गुप्त रूप में, in the hidden form certain potentialities, कुछ उसमें ऐसे पोटेंशियल्स होंगे, ऐसी क्षमता होंगी, एंड इज endowed with the power of growth, और उसमें ग्रोथ करने की शक्ति होगी। इट इज़ द फंक्शन एंड कंसर्न ऑफ एजुकेशन टू डेवलप दोज लेटेंट क्वालिटीज़ इन द चाइल्ड। बच्चे में वो छिपी हुई प्रतिभाएं, छिपे हुए गुणों को डेवलप करने के लिए एजुकेशन का सबसे बड़ा फंक्शन और कंसर्न रहता है। एंड टू ट्रांसफॉर्म हिज ओरिजिनल नेचर इनटू ह्यूमन नेचर, और उसका जो बच्चे का जो ओरिजिनल स्वभाव है उसको एक अच्छे इंसान के स्वभाव में बदलने में एजुकेशन एक अच्छी भूमिका निभाता है। दिस फंक्शन ऑफ एजुकेशन कैन बेस्ट बी अचीव्ड बाय प्रोवाइडिंग द चाइल्ड अ डिसेंट हॉस्टल। और एक अच्छा हॉस्टल अगर हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं तो शिक्षा का जो रोल है वो और अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है। विच वुड हेल्प हिम टू डेवलप सच क्वालिटीज़ एज आर डिज़ायरेबल। जो क्वालिटीज़ हम चाहते हैं बच्चे में डेवलप हों वो उसमें डेवलप होंगी। एंड कर दोज विच आर अनडिजायरेबल, और जो हम नहीं चाहते कि बच्चे में डेवलप ना हो वो डेवलप नहीं होंगी, वो दब जाएंगी। उसको पता लगेगा क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है, वो अच्छाई की तरफ बढ़ेगा, बुराई से दूर रहेगा अच्छी शिक्षा और अच्छे हॉस्टल से। हॉस्टल लाइफ प्रोवाइड्स कंडीशन फॉर शार्पनिंग मेंटल फैकल्टीज़। जो उसमें दिमागी या मानसिक फैकल्टीज़ हैं, प्रतिभाएं हैं, उनको शार्पन करने में, उनको और तीखा और तेज करने में भी हॉस्टल लाइफ अच्छा हालात या अच्छी कंडीशंस फुलफिल करता है। सच क्वालिटीज़ एज टॉलरेशन। कौन कौन सी क्वालिटीज़ हैं उनमें? टॉलरेशन सहन शक्ति, सिंपथी सहानुभूति, कोऑपरेशन सहयोग की भावना, मोरल करेज नैतिक साहस, फ्लेक्सिबिलिटी लचीलापन, जिद्दी ना होना, ये सारी क्वालिटीज़ एक अच्छे हॉस्टल में रहने से, अच्छे बच्चों के साथ रहने से डेवलप होती हैं। इन शॉर्ट, संक्षेप में, इट हेल्प्स ग्रेटली इन सोशलाइजिंग एंड ह्यूमनाइजिंग पीपल्स। अगर हम संक्षेप में कहें तो ये अच्छा हॉस्टल हेल्प करता है बच्चे को सोशलाइज और ह्यूमनाइज करने में, मतलब एक अच्छा सामाजिक प्राणी और एक अच्छा इंसान बनाने में। तो क्वेश्चन है पहला, हाउ डज एजुकेशन ट्रांसफॉर्म अ चाइल्ड्स ओरिजिनल नेचर। शिक्षा बच्चे के ओरिजिनल नेचर को कैसे बदलती है? बाय एलिमिनेटिंग ऑल द चाइल्ड्स ओरिजिनल क्वालिटीज़। बच्चे की सारी ओरिजिनल क्वालिटीज़ को एलिमिनेट करके, निकाल के, बाय डेवलपिंग द चाइल्ड्स लेटेंट क्वालिटीज, उसकी छुपी हुई प्रतिभाओं को, गुणों को डेवलप विकसित करके। बाय मेकिंग द चाइल्ड लेस ह्यूमन, उसको लेस ह्यूमन बनाकर उसकी मानवीय क्षमताओं को कम करके। नो। बाय एम्फेसाइजिंग एकेडमिक एक्सीलेंस, उसकी जो शैक्षणिक प्रतिभा है उस पर जोर डालकर। नो। बाय डेवलपिंग द चाइल्ड्स लेटेंट क्वालिटी, बी इज द राइट आंसर। Second, what is the main purpose of providing a child with a decent hostel as stated in the passage। एक decent hostel बच्चे को प्रोवाइड करने का मुख्य मकसद क्या है? टू आइसोलेट द चाइल्ड फ्रॉम सोसाइटी, बच्चे को समाज से अलग कर देना। टू एलिमिनेट द चाइल्ड लेटेंट क्वालिटीज़,
बच्चे की छुपे हुई क्वालिटीज़ को, गुणों को निकाल देना। टू डेवलप डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ एंड अनडिज़ायरेबल वंस, अच्छी ये जो हम चाहते हैं उसमें गुण विकसित हों, वो विकसित होंगे, और जो हम नहीं चाहते वो कर्ब हो जाएंगे, दब जाएंगे। तो ऐसा एक अच्छा हॉस्टल का मकसद होता है। टू फोकस सोलली ऑन एकेडमिक अचीवमेंट, केवल शैक्षणिक प्रतिभा पर फोकस करना नहीं। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज हॉस्टल लाइफ कंट्रीब्यूट टू इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट एज मेंशन द पैसेज के मुताबिक विद्यार्थी के विकास में हॉस्टल लाइफ का क्या योगदान रहता है? सोशलाइजिंग एंड ह्यूमनाइजिंग पीपल्स, बच्चे को सोशलाइज और ह्यूमनाइज करता है। आइसोलेटिंग पीपल्स फ्रॉम सोसाइटी से अलग कर देता है। एलिमिनेटिंग ऑल अनडिज़ायरेबल क्वालिटीज़, सारी अनडिज़ायरेबल क्वालिटीज़ को निकाल देता है। डेवलपिंग एकेडमिक एक्सीलेंस, उसकी शैक्षणिक प्रतिभा को विकसित करता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। व्हाट काइंड ऑफ रोल डज अ गुड हॉस्टल प्ले इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द पैसेज? एक अच्छा हॉस्टल पैसेज के मुताबिक शिक्षा में क्या रोल प्ले करता है? इट इज़ नो रोल इन एजुकेशन, इसका कोई रोल नहीं होता शिक्षा में। इट प्लेज अ माइनर रोल इन एजुकेशन, इसका छोटा सा रोल रहता है। नो, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन एजुकेशन, वाइटल होता है इंपॉर्टेंट, एजुकेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। येस, इट प्लेज अ रोल ओनली इन एकेडमिक एजुकेशन, केवल शैक्षणिक प्रतिभा में रोल रहता है। नो, सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी मेंशन द पैसेज दैट हॉस्टल लाइफ हेल्प्स टू डेवलप? इनमें से कौन सी क्वालिटी नहीं है जो हॉस्टल लाइफ डेवलप करने में मदद करती है? टॉलरेंस, सहन शक्ति भी डेवलप होती है हॉस्टल से। सिंपैथी, सहानुभूति भी। सॉलिट्यूड, अकेले रहना एकांत में, गलत है। मॉरल करेज, नैतिक साहस, ठीक। तो सी सॉलिट्यूड ऐसी क्वालिटी है जो हॉस्टल लाइफ डेवलप नहीं करती। सेकेंड स्टेंजा, इसमें ऑप्शन नहीं दिए क्वेश्चंस के, आपको खुद से करने हैं। तो पहले पैसेज को पढ़ो और समझो। ऑफ ऑल द क्रीचर्स लिविंग ऑन द अर्थ, धरती पर जितने भी जीव रहते हैं, नन काजेज मोर हार्म टू मैन देन द रैट्स एंड माइस, चूहों से ज़्यादा इंसान को कोई और जीव नुकसान नहीं पहुंचाता। देयर हाई रेट ऑफ ब्रीडिंग बीट्स ऑल एफर्ट्स एट कंट्रोलिंग दैम, बहुत जल्दी ये ब्रीड करते हैं। बच्चे पैदा करने की क्षमता इनकी ज़्यादा होती है, काफ़ी हाई रेट होता है इनका। सारे जो प्रयास इनकी प्रजनन क्षमता को कंट्रोल करने के फेल हो जाते हैं। द डैमेज डन बाय देम टू एग्रीकल्चर अलोन इज इनॉर्मस, फसलों को जो नुकसान पहुँचाते हैं वही इतना ज़्यादा होता है। ग्रेन्स ऑफ ऑल सोर्ट्स आर देयर चीफ एंड फेवरेट फूड, हर तरह के अनाज के दाने इनका मेन भोजन होता है। ग्रेव हैवॉक इज आल्सो कास्ट ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फलों और सब्जियों को भी ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। एंड टू पोल्ट्री एंड अदर डोमेस्टिक स्टॉक, पालतू जानवरों को भी और पोल्ट्री मुर्गी पालन को भी। देर आल्सो द कॉज ऑफ डेंजर डिसीजेज, बहुत सारी खतरनाक बीमारियां भी इनसे आती हैं। रैट टेंटेड फूड कॉज डिसीज टू मैन एंड एनिमल, चूहों का खाया हुआ भोजन बहुत सारी बीमारियां लाता है आदमियों में और जानवरों में। बुबोनिक प्लेग ड्रेडफुल डिसीज, इस ये बीमारी का नाम है बुबोनिक प्लेग, ये बहुत भयानक बीमारी है। इट इज स्प्रेड बाय रैट्स, ये चूहों से फैलती है। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ रैट्स एंड माइस इन इंडिया, भारत में बहुत तरह के चूहे हैं। फर्स्ट दो दैट लिव इन फील्ड्स, पहले वो जो खेतों में रहते हैं। द कॉमन एनिमी ऑफ क्रॉप्स, और फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। सेकेंड, वाइल्ड स्पीसीज फाउंड इन फॉरेस्ट, दूसरी जो जंगलों में मिलते हैं, जंगली प्रजाति है इनकी। एंड द लास्ट दोज विच आर हाउस होल्ड पेस्ट, और आखिरी प्रजाति है इनकी जो घरों में मिलते हैं चूहे। तो इस पैसेज से फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट क्रीचर आर कंसीडर्ड द मोस्ट हार्मफुल टू ह्यूमंस? इंसानों के लिए सबसे खतरनाक जानवर कौन से हैं? जीव। रैट्स एंड माइस आर कंसीडर्ड द मोस्ट हार्मफुल ह्यूमन टू हार्मफुल क्रीचर्स टू ह्यूमंस, ये सबसे खतरनाक जानवर हैं चूहे। वाई इज कंट्रोलिंग द ब्रीडिंग ऑफ रैट्स एंड माइस चैलेंजिंग? इनकी प्रजनन क्षमता को कंट्रोल करना क्यों चुनौतीपूर्ण है? देयर हाई रेट ऑफ ब्रीडिंग मेक्स इट चैलेंजिंग टू कंट्रोल इट, ये इतना इनकी रेट ऑफ ब्रीडिंग प्रजनन क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी टाइप ऑफ फूड फॉर रैट्स एंड माइस? चूहों का सबसे प्यारा भोजन क्या है? ग्रेन्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स, हर तरह के अन्न या अनाज।
प्राइमरी टाइप ऑफ फूड फॉर रैट्स एंड माइस। हाउ डू रैट्स एंड माइस कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज? बीमारियों को फैलाने में चूहे कैसे हेल्प करते हैं? रैट टेंटेड फूड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द स्प्रेड ऑफ डिसीजेज। चूहों का जूठा किया हुआ भोजन जब इंसान खा लेते हैं या जानवर खा लेते हैं तो उनमें बीमारियां फैल जाती हैं। नेम द 3 कैटेगरीज ऑफ फ्राइड रैट्स एंड माइस फाउंड इन इंडिया बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स। जिस जगह वो रहते हैं उसके आधार पर चूहों की 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, दोज दैट लिव इन फील्ड्स, पहले वो जो खेतों में रहते हैं। वाइल्ड स्पीसी फाउंड इन फॉरेस्ट, जंगलों में पाए जाने वाली जंगली प्रजाति। और तीसरा है हाउस होल्ड पेस्ट, घरों में पाए जाने वाले चूहे। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों आपका सेक्शन बी राइटिंग स्किल से। राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग फॉर 1 वीक लीव टू टेक केयर ऑफ योर सिक मदर। आपकी मदर बीमार है, उसका ध्यान रखने के लिए आपको 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, तो प्रिंसिपल को आपने एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ पे आई एम सिक की जगह लिखा हुआ है माई मदर इज सिक, आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर, सो आई नीड अ 1 वीक लीव, प्लीज काइंडली ग्रांट मी द सेम। या फिर स्टोरी बनाएंगे ये हिंट से। तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये आपका नेक्स्ट है आपका 4th क्वेश्चन ग्रामर से। पहला क्वेश्चन पंक्चुएशन है। हर फादर डाइड ऑन 24 जून 2004। इसको आप सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल करेंगे, हर का H कैपिटल, 24 जून का J कैपिटल और जून के बाद कोमा डालेंगे और 2004 के बाद फुल स्टॉप डालेंगे। तो ये इसमें पंक्चुएशन करनी है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ऑप्शन है विल, शुड, माइट से शुड आएगा बच्चों। मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे, तो लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है मोडाल। नेक्स्ट, डैश दैट आई वर रिच। काश के लिए हमेशा वुड दैट लगता है, काश में अमीर होती या होता, तो मोडाल भरना है वुड। नेक्स्ट, रीराइट इन इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन चेंज करनी है। ही सेड आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी, इसका होगा ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक कॉफ़ी। दिस इज फरवरी देन द नेक्स्ट मंथ डैश बी मार्च। इसमें आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भरनी है, तो विल आएगा क्योंकि फ्यूचर की बात है। नेक्स्ट मंथ अगले महीने मार्च होगा। नेक्स्ट, आर्टिकल भरना है। इंक इज डैश यूजफुल आर्टिकल, इंक एक उपयोगी आर्टिकल है, ए आएगा एक के लिए। आई टेल यू सर आई हैव रेड किंग लियर, इसको पंक्चुएट करना है, तो आई टेल यू के बाद कोमा, इन्वर्टेड कोमा में आप सेंटेंस को रखेंगे सर, सर के बाद फिर कोमा, आई हैव रेड किंग लियर। किंग लियर बुक का नाम है, नॉवल का, तो इसको भी आप कैपिटल में करेंगे, फिर फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा, क्लोज। तो ये ऐसे आपकी पंक्चुएशन होगी। 5वां क्वेश्चन है, आपकी बुक से पैसेज दिया है जिसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स स्ट्रिप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. These tulips did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. तो इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई वॉज लेंचो सेटिस्फाइड। लेंचो क्यों संतुष्ट था? लेंचो वॉज सेटिस्फाइड, लेंचो इसलिए संतुष्ट था क्योंकि ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। वह ऐसे उम्मीद कर रहा था कि उसका से भरा पकी हुई फसल का खेत ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जैसे बारिश से भीग गया हो। उसके खेतों को बारिश की जरूरत थी और वो बारिश की बहुत उम्मीद कर रहा था, इसीलिए वो संतुष्ट था क्योंकि उसको आसमान में बादल नजर आ रहे थे। What happened all of a sudden? अचानक क्या हुआ? All of a sudden a strong wind began to blow. तेज हवा चलने लगी and very large hailstones began to fall. और बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। What did they truly resemble? They यहाँ पे hailstones के लिए यूज़ किया है, तो hailstones किससे रिजेंबल कर रहे थे, किसके जैसे दिख रहे थे? They truly resembled new silver coin, नए चांदी के सिक्कों जैसे दिख रहे थे ओले। What do the frozen pearls refer to here? यहाँ पे frozen pearls किसके लिए यूज़ किया है? Frozen pearls refer to hailstones here, ओलों के लिए यूज़ किया है। What is the name of the chapter from which these lines have been taken? ये लाइनें किस चैप्टर से हैं? A letter to God से। तो ये 5 क्वेश्चन हैं 5 मार्क्स के, ये करने हैं या फिर पोइट्री सेक्शन करना है। पोइट्री सेक्शन में और दिया है आपको पोइट्री की लाइंस हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टाइल द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। तो ये पोएम आपकी पहचाननी है, आपको लिखना है हु इज़ ही हियर एंड हाउ डज ही वॉक। ही यहाँ पे कौन है? ही इज़ अ टाइगर हियर, यहाँ पे ही टाइगर के लिए है। ही वॉक्स विद प्राइड, जो गर्व के साथ चलता है। वट द फिगर ऑफ स्पीच इज बीइंग यूज्ड इन ऑन पैड्स ऑफ
वेलवेट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट फ्रेज में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर, क्योंकि इसमें उसके पंजों को मखमली बोला है, मखमल जैसे। तो यहाँ पे एज या लाइक का यूज़ नहीं है, सिर्फ कंपेयर किया है, तो मेटाफर। नेक्स्ट पोएम एंड पोइट का नाम बताना है। पोएम का नाम है टाइगर इन द जू और पोइट का नाम है लेस्ली नॉरिस। हाउ वुड यू डिस्क्राइब हिज रेज? उसके गुस्से को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ही इज एंग्री एट बीइंग इन अ केज, पिंजरे में होने के कारण वो गुस्सा है। एंड ही वॉक्स क्वाइट इन हिज रेज, और गुस्से में खामोश चल रहा है। व्हाट इज द सीन्स ओवरऑल मूड? इस पूरे पैसेज में टाइगर का मूड कैसा है? टाइगर इज एंग्री एट बीइंग इम्प्रिजन्ड, बंद होने के कारण, जेल में होने के कारण टाइगर गुस्से में। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। डिस्क्राइब द लेटेस्ट एक्सपीरियंस एज ही फ्लू इन द एरोप्लेन टू द स्टॉर्म। जब तूफान में एरोप्लेन उड़ रहा था तो नरेटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? द नरेटर फ्लू हिज एरोप्लेन थ्रू द स्टॉर्म क्लाउड। उसने तूफानी बादलों से अपने एरोप्लेन को उड़ाया नरेटर ने। सडनली अचानक ही फाउंड दैट देयर वाज ब्लैकनेस अराउंड हिम। तो फिर उसको लगा कि उसके चारों ओर काला अंधेरा छा गया इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के बीच में। ही कुड सी नथिंग, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। द एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्ट इन द एयर। उसका एरोप्लेन भी हवा में जंप कर रहा था और ट्विस्ट घूम रहा था। द कंपास डिडंट वर्क, उसकी कंपास भी काम नहीं कर रही थी। द रेडियो ऑल्सो वेंट आउट ऑफ ऑर्डर, उसका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, सिग्नल। ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, वो तूफान में खो गया था। देन ही सा अनदर एरोप्लेन, फिर उसने एक और एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, जिसके पंखों पर कोई लाइट नहीं थी, बट इट गाइडेड हिम अहेड, पर वो उसको आगे आगे गाइड कर रहा था, रास्ता दिखा रहा था। देन इट वेंट आउट ऑफ साइट, फिर अचानक वो एरोप्लेन अदृश्य हो गया, उसको कहीं दिखाई नहीं दिया। बट द ऑथर वाज सेफ, लेकिन लेखक सुरक्षित अपने डेस्टिनेशन पर, अपने पड़ाव पर पहुंच गया था। द ब्लैक क्लाउड्स वर बिहाइंड हिम, और काले बादल भी पीछे छूट गए थे, यानी कि वो उन काले बादलों से बाहर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क का है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस? बच्चों जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना ही आंसर आपसे एक्सपेक्टेड होता है। द सेंट्रल आइडिया बताना है फायर एंड आइस पोएम का। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज बेस्ड ऑन द मेडिटेशन अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। सेंट्रल आइडिया कविता का इस सिद्धांत पर आधारित है कि दुनिया कैसे खत्म हुई। सम पीपल थिंक समडे द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ कहते हैं कि एक दिन आग में खत्म हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड सम पीपल से दैट इट विल एंड इन आइस, कुछ दूसरे लोग कहते हैं कि ये बर्फ से खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स। हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स? टाइगर गाँव वालों को कैसे डराता है? द टाइगर प्राउड्स अराउंड द हाउसेज ऑफ द विलेजर्स। टाइगर जो है गाँवों वालों के घरों के आसपास घूमता है। He terrifies them by snarling at them, वो घुरा कर उनको डराता है। Their houses are situated near the jungle, उनके घर जंगल के पास हैं। He terrifies the villagers by baring his fangs and showing his long claws, वो अपने बड़े बड़े दांत और अपने पंजे दिखाकर ग्रामीणों को डराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स। What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? कवि क्या कहता है कि बच्चा बॉल के गुम होने से क्या सीख रहा है? द पोएट सेज, कवि कहता है दैट द बॉय इज लर्निंग टू लिव विद हिज लॉस, कि बच्चा नुकसान के साथ कैसे जिया जाए, कैसे रहा जाए, ये सीख रहा है। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में लॉस इज अ फैक्ट, नुकसान होना एक फैक्ट है, सच्चाई है। हर समय नहीं, जिंदगी में कभी ना कभी हर एक को लॉस का सामना करना पड़ता है। द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, लड़के ने भी अपनी गेंद खो दी है। ही इज शेकन बाय इट, जिससे वो परेशान है, दुखी है। बट ही मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इमोशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द सेंस ऑफ लॉस, पर किसी चीज़ के नुकसान होने से जो भावनात्मक नुकसान होता है वो समझने की बच्चे को कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए कभी उसको दूसरी बॉल नहीं खरीद के देता पोएम में, ताकि वो लॉस को सहना सीख जाए। नेक्स्ट है आपका बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद टिकी? टिकी को क्या प्रॉब्लम थी? हाउ डिड हैरियट सेव टिकीज लाइफ, और हैरियट ने टिकी का जीवन कैसे बचाया? या डिस्क्राइब हॉरेस डेनबीज एनकाउंटर विद द यंग लेडी, हॉरेस डेनबी का उस यंग लेडी से आमना सामना कैसा हुआ वो बताना है। तो दोनों में से एक करेंगे हम क्वेश्चन। टिकी वाला, टिकी वॉज सीरियसली इल, टिकी बहुत ज़्यादा बीमार था। ही रिफ्यूज फूड, वो खाना नहीं खा रहा था। ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही थी। मिसिज पम्फ्री वॉज वेरी मच वरीड अबाउट ही, मिसिज पम्फ्री उसे लेकर बहुत परेशान थी। शी कॉल्ड मिस्टर हैरियट वॉज अ वेट, उसे मिस्टर हैरियट को फ़ोन किया जो एक पशु चिकित्सक था। हैरियट
न्यू वेल अबाउट टिकीज डिसीज। हैरियट जानता था टिकी को क्या बीमारी है। ही टोल्ड मिसिस पम्फ्री, उसने मिसिस पम्फ्री से कहा दैट द डॉग मस्ट बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अ फोर्टनाइट इमीडिएटली, कि उसके डॉग को तुरंत 15 दिन के लिए हॉस्पिटल में रखना होगा। ही कैरिड द डॉग इन हिज कार टू हिज सर्जरी, वो अपनी गाड़ी में ही डॉग को अपने अस्पताल में ले गया। देयर ही पुट हिम इन अ सेपरेट रूम, और उसको एक अलग कमरे में रखा। ही वॉज गिवन नो फूड फॉर 2 days, 2 दिन उसे कोई खाना नहीं दिया गया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, सिर्फ पीने को पानी दिया गया। आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद द डॉग फेल्ट बेटर, डॉग को अच्छा महसूस हुआ। ही स्टार्टेड इंजॉइंग गेम्स विद अदर डॉग्स, दूसरे डॉग्स के साथ गेम्स खेलने लगा। इन दिस वे, इस तरह से हैरियट क्योर्ड टिक्की ऑफ हिज इलनेस, हैरियट ने टिक्की का उसकी बीमारी से दूर करके इलाज किया। विदाउट एनी मेडिसिन और सर्जरी, ना उसे कोई दवाई दी, ना कोई सर्जरी ऑपरेशन किया, और उसको ठीक कर दिया अपने मेथड से। तो बच्चों, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ आपका। तो ये 40 मार्क्स टोटल हैं। उम्मीद करती हूँ आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, आपने अच्छा स्कोर किया होगा। मेरी ओर से आप सबको बेस्ट विशेस हैं। अब मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में बताना मुझे आपको कितने मार्क्स आए आपके इस टेस्ट में। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू।